जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज बात करेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट है, या बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा है इसलिए इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लगभग अगर आप आर्ट से हो और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उनमें सबसे बड़ा ये है इतिहास है। ठीक है, इतिहास मतलब होता है कि बीते हुए समय का जो अध्ययन है वही इतिहास के तहत आता है। लेकिन एक चीज हम बढ़ा सकते हैं आपके एक स्टूडेंट के लिए कि बीते हुए समय का एक क्रमिक अध्ययन, क्या क्रमिक अध्ययन इतिहास माना जाता है। ठीक है, यही आता है इसके अंतर्गत। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो हमें जरूरी यह है कि हमें इतिहास पूरा मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी को दिखाना है तो आप रट सकते हो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा सा व्यक्ति बनना है, आपको अच्छा सा मतलब कि इतिहासविद बनना है, तो इतिहास पहले समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतिहास है क्या। क्योंकि समझने से पहले हम जिसे समझने जा रहे हैं उसे समझना चाहिए ना कि आखिरकार ये है क्या। तो देखो, इतिहास एक सब्जेक्ट है जिसके तहत हम बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, बीता हुआ समय फिर क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, उसे कुछ काल खंडों में हमें डिवाइड करना होगा। उन डिवाइड किए हुए भागों को भी अगर हो सके तो कुछ उपभागों में डिवाइड करना होगा। इसके तहत जो हमें सबसे छोटी इकाई मिलेगी उन्हें करके हम एक क्रमिक रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा संपूर्ण इतिहास क्या होगा जिससे हमारा संपूर्ण इतिहास क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है जिससे हमारा इतिहास है ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, और आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, इतिहास जो है ना, मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, इसे ये रटना शुरू कर देते हैं। और जबकि कुछ जानना चाहिए, ये रटने की सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें हैं, मान लेता हूँ कि 5% आपका रटने का होगा, तो 5 ही रटने का है ना, इसे 5 थोड़ी है रटने का। कुछ लोग क्या है कि एक दिन बैठे सोच रहे हैं कि अरे भैया आज स्टोरी पढ़ लेते हैं, कल बैठेंगे तो इकट्ठा जितना भी सपोज कर 500 है, तो जितने भी हिसाब पूर्व है या जितने भी ईस्वियां ऐसा नहीं, सपोज करो 500 है, उनकी संख्या कितनी है, 500। सोचिए क्या है यार, युवा अवस्था है, तूफानी अवस्था, रट के बहा देंगे। होता क्या है ना कि एक दिन में आप रट डालोगे तुरंत। जब सुबह होगी ना तो ये कहोगे कि यार मैं पहले पैदा हुआ था मेरा बाप, यही में आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ ही नहीं पाओगे कि पहले जैन धर्म आया था, पहले बौद्ध धर्म आया था, पहले नंद वंश आया था कि पहले मौर्य वंश आया था, यही नहीं समझ पाओगे। फिर ये आप कई चीजों में कंफ्यूज होते चलोगे। इसलिए कहना चाहूंगा कि इतिहास अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इस चीज को क्रमिक पढ़िए। यही नहीं, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो एवरीथिंग तो क्रमिक पढ़िए। इससे होता है कि मैं क्या पढ़ा हूं, क्या भूला हूं, इससे आपका बेसिक बहुत अच्छा होता है। और एग्जाम क्या करता है, आपसे नॉलेज नहीं पूछता, आपकी बेसिक पकड़ता है कि बच्चे को कितना बेसिक मालूम है। और वही चीज हमारे आपको बताने वाले हैं। देखो, अगर आप इतिहास पढ़ने वाले हो तो इतिहास को पहले समझो कितने भाग में हो सकता है। तो देखिए, हम कुछ भागों से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ भागों से हम डिवाइड करते हैं। पहला भाग हम मान लेते हैं कि आपका प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, यह आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन के बाद मिडवल, ठीक है, यानी कि मध्यकालीन, मध्यकालीन हिस्ट्री मतलब कि मिडिवल हिस्ट्री। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक, ये क्या है आपका आधुनिक है। आधुनिक के बाद एक आप लोग खासकर ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो होता है कि आईएएस पीसीएस जो तैयारी करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मैक्सिमम होता है। वनडे एग्जाम में वो ज्यादा पूछा नहीं जाता। उसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत। स्वतंत्रता के बाद भारत, यही है आपके कुल 4 टॉपिक जिनके अंदर आपका पूरा इतिहास समाहित है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हमारा जो इतिहास है वो कुल मिलाकर कितने भागों में है, 4 भागों में। एक है एंशिएंट और एक है क्या मिडिवल, एक है मॉडर्न और एक है आफ्टर मतलब स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको मिलती हैं देखने को। अब इनमें भी कई चीजों में ये विभक्त होता है। जैसे देखो, अब प्राचीन में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली बात तो समझो, क्योंकि आज हम जो बता रहे हैं अगर आप इसे पूर्णतः सही से देख लोगे तो आपको पूरा इतिहास ब्रेन में कूदने लगेगा कि यार आखिरकार मैं कहां से कहां तक फैला हूं।
कितने बच्चे जो तैयारी करते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता कि आखिरकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो कितना है, कैसा है, हम कैसे उसे पढ़ेंगे। देखिए कहते हैं ना कि जो लोग सफल होते हैं उनकी मतलब क्या होता है जानते हो, वो ये कहते हैं भैया मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा हूँ, बस उसी चीज को अलग तरीके से पढ़ा हूँ और यही चीज हमें सफलता की तरफ ले जाती है। और यही चीज क्या है यही मैं आप सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ये प्राचीन है, अब इसके अंदर हम बांटते हैं क्या है। देखिए प्राचीन में क्या हो सकता है, आप लोग ये बात सोचिए। प्राचीन में आपका आता है पाषाण काल, मतलब स्टोन एज, ठीक है। क्या आता है, पाषाण काल, ठीक है। आपका पाषाण काल आ जाता है। पाषाण काल के बाद सोचो क्या होगा आपका। पाषाण काल इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त कि सबसे अधिक नंबर आपको जो देता है वो है आधुनिक, और उसके बाद जो नंबर देता है आपका प्राचीन, ठीक है, यही नंबर देते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है वो ये देता है। फिर एकाध नंबर का भी भविष्य में ऐसा होता है, एकाध नंबर आ जाता है, लेकिन जल्दी ये नहीं आता है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अब आप सोचो पाषाण काल इतना इंपॉर्टेंट है कि पाषाण काल कब से शुरू हुआ, लगभग बहुत लंबे समय 30 लाख ऐसे पहले से शुरू हुआ है, ठीक है। लोग पत्थर से परिचित थे, पत्थर से औजार बनाते थे। उसके बाद इसमें नव पाषाण काल आता है, आग की खोज होती है, लोग खेती करना सीखते हैं, ठीक। कई चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। एक सुव्यवस्थित मानव समाज की शुरुआत यहीं से होती है। तो पाषाण काल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी नंबर देता है, ठीक है। पाषाण काल के बाद आता है हमारा नाम एक नई टॉपिक जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में सबसे जो विकसित सभ्यता थी उनमें से, खैर मैं कहूंगा कि सबसे विकसित यही थी, ठीक है, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद यार जो सबसे प्राचीन कुछ सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, उधर आपका मिस्र का सभ्यता, उसी समय इसने भी जन्म लिया था और ये सबसे हाईटेक था, सबसे ज्यादा हाईटेक था, ठीक है। इसमें पूछता क्या है, इसमें पूछता है जैसे कि इसमें पूछ लेगा कि मानव और कुत्ते दोनों को 100 एक साथ दफनाए जाते हैं, यह इसका प्रमाण कहां से मिलता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ये पूछेगा कि घोड़े के जो अवशेष है वो कहां से पाए जाते हैं, खेती करने का अवशेष कहां से पाए जाते हैं, सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई थी, इनके व्यापार के संदर्भ में कई चीजें पूछता है। और ये चीजें ऐसा पूछता है कि जो कि आपको फंसाने के लिए पूछता है, ठीक है, कई कई चीजें। उसके बाद कभी इसकी चौहद्दी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसकी चौहद्दी कहां कहां तक है। तो ये सब काफी मतलब यूनिक क्वेश्चन पूछता है, काफी अच्छी चीजें पूछता है, ठीक है। तो आपका दो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन काल में, ठीक है। उसके बाद आपको देखने मिलता है वैदिक काल। क्या मिलता है, वैदिक काल। इसमें वेदों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। एक होता है पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। वैदिक काल के बाद आता है एक महाजनपद काल। क्या आता है, महाजनपद काल। महाजनपद काल, ठीक है, इसमें भी आपको कई चीजें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो महाजनपद है ये अंगुत्तर निकाय के तहत 16 महाजनपदों की वर्णन मिलता है, ठीक है। ये भी पूछता है कि कहाँ इसकी वर्णन मिलती है, ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल बाद आता है आपका धार्मिक आंदोलन, ठीक, क्या था, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत छोटा है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन बहुत छोटा है। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, एक होते हैं महात्मा बुद्ध और एक होते हैं महावीर स्वामी, इन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, वो है धार्मिक आंदोलन। और उसके तहत आप देखोगे कि मैं अगर आपको जो पढ़ाऊंगा तो दोनों को तुलनात्मक पढ़ाऊंगा। लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि जैन धर्म को अलग पढ़ लिए, बौद्ध धर्म को अलग पढ़ लिए। इस तरह से पढ़ोगे तो हमेशा आप भूल जाओगे कि कौन पहले पैदा हुआ था, ये क्यों, ठीक है। कभी कभी ऐसा कोई नाम है जो कि उनके बाप का नाम उनके बेटे से मैच करता है, ऐसा कुछ होता चला जाता है, ठीक है, आप भूल जाओगे। लेकिन जिस कंडीशन में आप दोनों को तुलनात्मक सामने सामने रख के पढ़ोगे उस कंडीशन में आप कभी नहीं भूलोगे। खैर मैं भी आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री आखिरकार अगर आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है, ठीक है, जो है। तो धार्मिक आंदोलन आपको देखने मिलता है जब हमारे काफी महात्मा बुद्ध देखने को मिलते हैं, जैन धर्म आता है उदय में, फिर दोनों बदल जाते हैं, ठीक है, जहां पर नागा साधुओं की उदय हो जाती है, ठीक है। एक ऐसे कई चीजों में विभक्त हो जाते हैं। धर्म ये हो गया क्या, पाषाण काल आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल और उसके बाद धार्मिक आंदोलन। इसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर एक है कि मौर्य काल, ठीक है, यहाँ पर मौर्य काल का उत्पत्ति होता है। यहीं पर क्या है,
मौर्य काल की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और मौर्य काल के बाद थोड़ा क्या होता है कि इसके बाद का समय यानी कि मौर्योत्तर काल आ जाता है आपका, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर समझिए। जो मौर्य है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य धर्म जो है ना मौर्य काल, इसके संस्थापक वही थे, उन्हीं के लिए है, ठीक है, फेमस है। उन्होंने क्या किया था कि धनानंद को उसने ही मारा था। मारने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अंततः उनकी भी जो है ना कि कहते हैं कि जो सूरज अगर हुआ है वो अस्त जरूर होगा, तो उसी प्रकार से इनकी भी जो है खत्म होती है। जब ये लोग डेड होने लगते हैं, मतलब इनकी जो सल्तनत है वो खत्म होने लगती है उस काल में, और जो एक नई सल्तनत उठ रही होती है, उनके दोनों का जो समय होता है उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, यानी कि मौर्य के बाद का काल, ठीक है। इस चीज को जानते रहिएगा। मौर्योत्तर काल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में देखने को मिलता है गुप्त काल। क्या? गुप्त काल, ठीक है। और गुप्त काल के बाद में आपको देखने को मिलेगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल बेहद इंपॉर्टेंट है, बताएंगे हम क्या है। देखिए गुप्तोत्तर काल में आपको पढ़ने को मिलेगा चंद्रगुप्त के बारे में, है एक और चंद्रगुप्त, ठीक है। द्वितीय के बारे में पढ़ने को मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसके बाद आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कई लोग मिलेंगे और बहुत ही ओजपूर्ण इनका लोगों को इतिहास भरा है काफी, मतलब अगर आप जब पढ़ोगे ना लगेगा यार आप कुछ पढ़ रहे हैं। फिर गुप्तोत्तर काल जो है ना, गुप्त के बाद का, जैसे कि होते हैं हमारे कई से अधिक बहुत बड़े दानवीर थे, ठीक है, महाराजा हर्ष के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, उनके सब लोगों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे उसी के बाद हमारा मध्यकालीन शुरुआत होता है, ठीक है। ये खत्म होता है और ये शुरुआत होता है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जब एक चीज खत्म हो रही होती है और दूसरी स्टार्ट हो रही होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं संकर काल। क्या कहते हैं? संक्रांति काल या संकर काल, ठीक है। इस दोनों को आप जानते रहिएगा। अब आपका क्या हो जाता है कि प्राचीन काल में पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। ये सभी चीजें आपको प्राचीन के तहत पढ़नी है। अब आपको धीरे धीरे एक आइडिया होता होगा कि यार क्या क्या पढ़ना था। पाषाण काल ये तो बहुत छोटा है, बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आते हैं, इसमें ये चीजें आपके दिमाग क्या हो रही है, सेट हो रही है, ठीक है, एक एक करके। अब देखिए मध्यकाल। मध्यकाल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज। एक है हमारा सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल, मतलब कि इसमें आता है जैसे कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, ठीक है, ये सब थे, आते थे। उसके बाद में उनकी बेटी रजिया सुल्तान भी बैठी थी। इसी प्रकार से कई लोग जो है ना दिल्ली पर कब्जा किए थे, ठीक है। उसी तरह से सल्तनत काल की उत्पत्ति होती है। यहाँ से आपको सल्तनत काल के बारे में पढ़ने मिलेगा, जितने भी राजा थे उनके सबके बारे में, जैसे कि खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब इनके बाद में एक आता है बहुत अच्छा काल, खैर उसे भी अगर आप रखना चाहो सल्तनत काल के अंदर रख सकते हो, लेकिन नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं मुगल काल। क्या है? मुगल काल। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो बाबर हैं, बाबर आएंगे और उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, ठीक, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, ठीक है। ऐसे कई कई लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मध्यकाल में होगा सल्तनत काल और मुगल काल, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल के बारे में आप सोच सकते हो कि बाबर से शुरू होता है, ठीक है, जो कि मुगल काल के संस्थापक थे। उसके बाद ये साहब चले जाते हैं का 1857 की क्रांति तक, ठीक है। 1857 की क्रांति आधुनिक भारत के अंतर्गत है, ठीक है, आप जिन लोगों को जानना चाहिए। उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद है आपको, वो भी मुगल काल के ही थे, ठीक है, उनके एक शासक थे। तो इस कंडीशन में मुगल काल यहीं पर खत्म हो जाता है और आपका मध्यकाल भी, यही दो ही टॉपिक हैं। अब देखो आपको हिस्ट्री आप समझ आ रही होगी कि आखिरकार कहां से कहां तक फैला है और कैसा कैसा है, हमें इसे कैसे पराजित करना है। जैसे कोई राजा होता है, अगर वो आपसे दुश्मनी करता है तो आप उसके राज्य को जीतने के प्रयास करते थे, ठीक है। तो पहले उसके जो विद्वान गण होते थे, पहले राजा को समझाते ये थे कि देख भाई जो चीजें हैं उसे हम कैसे जीतेंगे, कहां पर नदी है, कहां नाले हैं, कहां उस सैनिक को छुपाता है, कहां आपके लिए अदर चीजों की व्यवस्था की गई है कुछ सेना को मारने के लिए, ये सब चीजें, ठीक है। उसी प्रकार से हमें भी जानना है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से कम आते हैं, ठीक है। सपोज करो कि जैसे ये इसमें से ज्यादा आते हैं, इसमें से कम आते हैं, ठीक है। अगर हम इसे 10 मिनट मौका दे, सपोज करने कह रहा हूं, और सिर्फ 5 मिनट दे, कोई गलत बात नहीं है। अगर सपोज करो मैं इसमें गलती से क्या कर दिया, 7 मिनट दे दिया, इसमें भी 7 मिनट दे दिया, इस कंडीशन से कुछ कर दिया, ठीक है, बराबर बराबर दिया, कोई मतलब नहीं मिलेगा। इस चीजों को जानने के लिए आपको एक बार सही से स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, हर चीज को मालूम होना चाहिए, ठीक है। मुगल काल,
अब देखिए मुगल काल की जो उत्पत्ति थी ये सब कहाँ हो रहे थे, उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था कि उसका नाम था बहमनी का साम्राज्य, ठीक है, बहमनी। उसके बाद मराठों का उदय हो रहा था, मतलब कि शिवाजी लोगों का, ठीक है, मराठा के बारे में पढ़ना है ना तो शिवाजी को पढ़ना। ये जो औरंगजेब था ना वो तंग आ गया था महाराणा से, इसे शिवाजी से। उसने कहा था अरे भाई पहाड़ी चूहे, मतलब शिवाजी को पहाड़ी चूहे कह रहा था। क्यों कहा था, उसका कारण है जो दक्षिण भारत है ना उसमें, अगर आपको भूगोल नहीं मालूम होगा तो मैं एक वीडियो बनाया हूं, देख लीजिएगा, भारत का भौतिक भूगोल के बारे में कि भारत आखिरकार कहाँ कैसे है, ठीक है, उसके फिजिकली रूपरेखा को बताया था। उसमें आप देखोगे जो दक्षिण भारत में काफी पहाड़ियां हैं, और ये क्या करते थे, ये सब छापा मार युद्ध करने में फेमस थे, वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, हमेशा खेले हैं, कूदे हैं, ठीक है, शिकार किए हैं, तो उन्हें हर एक जगह कोना कोना मालूम था। तो वो पहाड़ों से क्या करते थे, तुरंत काफी वेग से आते थे, बहुत हाई लेवल की ताकत से आते थे, और जो औरंगजेब की सेना थी ना उसे आते मार काट के फिर उसी जगह में छुप जाते थे चले जाकर। अब इसी चीज को तंग आ गया था, वो बेचारा क्या करता, पहाड़ों के अंदर जा नहीं सकता था, जाते थे तो फिर से शहीद हो जाते थे, तो वो मतलब विजय नहीं पाया, महाराजा शिवाजी से परेशान हो गया था। इसीलिए कहा भाई तुम्हारे अंदर दम है सामने निकल कर आओ, ठीक है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी अलग चर्चा होगी। तो ये इतना परेशान कर दिए थे हमारे शिवाजी साहब कि उन्हें पहाड़ी चूहा तक औरंगजेब ने कहा था। तो आपको यहाँ पर इन 4 चीजों को पढ़ना है, ये बहुत छोटा है, ठीक है, ये भी बहुत छोटे हैं, एक ही लोग को दोनों को पढ़ना है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य है, इसके बाद हरिहर और बुक्का दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 भाइयों ने जो साम्राज्य की उत्पत्ति की थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या आता है, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इसके अंतर्गत आप क्या पाओगे, पहले सोचो, जो आधुनिक भारत है इसकी शुरुआत कहां से होती है, जहां से मध्यकालीन भारत खत्म होता होगा वहीं से शुरुआत होती होगी, ठीक है। तो वही क्या है, मुगल काल यही है, ठीक है। 2 काल एक समय स्टार्ट हो रहे हैं। देखो आधुनिक काल में इसकी शुरुआत खासकर कहां से होती है कि जब कुछ लोग बाहर से भारत में आते हैं व्यापार के उद्देश्य से। भारत इतना ज्यादा विश्वास प्रदेश था कि या कोई लोग आते थे उन्हें विश्वास कर लेता था, अच्छा खासा उसकी सेवा करता था। कहते हैं हमारे यहाँ ना कि हमारा जो अतिथि होता है वो देव है, मतलब भगवान का अतिथि देवो भव, ठीक है। वही चीज हमारे भारत वाले करते थे। और ये ससुरे जो है वो आते थे कहाँ से, यूरोपीय कंट्री से आते थे। यूरोपीय कंट्री वालों में सबसे पहले प्रकाश कर सकते हो वहां पर ज्ञान का उदय हुआ था, सभी लोग पढ़ते लिखते थे। जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि भारत में सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ था अच्छी लेवल की। इसके लिए आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, जो कि बहुत लंबे समय पहले ही पक्की नालियों का आविष्कार कर दिया गया था, पके हुए ईंट पाए गए हैं, ठीक है, एक प्लास्टर किया हुआ फर्श पाया गया है, ये सब चीजें पाई गई हैं। कहाँ किया होगा सालों की विदेशियों की जो इतना पढ़ लेंगे। अंतर क्या होगा समझिए, वो लोग जो थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए गए, तो उनकी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। उस तरफ की मैक्सिमम भाषाएं इंग्लिश ही थी, तो जिसके तहत एक दूसरे से संपर्क जल्दी साध लेते थे। भारत वाले क्या कहते थे, एक कुपंडुब बने थे, मतलब अपने ही कुएं के अंदर हमेशा पैक रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तो ये अपने ज्ञान को कहीं बाहर नहीं ले जा पाए। जबकि बाहर वाले आकर इन्हें हमेशा लूटते गए। जब एक आदमी वास्को डिगामा, जानते होंगे, 1400 कुछ ईस्वी में आया था कालीकट में, ठीक है, कहाँ, कालीकट पर। और वहां पर उसने क्या किया था, भारत में पहली बार आया था। और जब उसने देखा भारत की मतलब एक प्रकार से कह सकते हो भारत की जो परिपूर्णता है, भारत में एवरीथिंग चीजों को, सोना चांदी जवाहरात राजा रानी इन सब चीजों को यहाँ भोग बिला, उसने देखा तो दहल गया। अरे राजा रे, ये तो राजा है बे, इतना अमीर भारत कैसे है, ठीक है, और हम लोग तो सोना इसके आगे तो चूंटी है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा वो सोचा था। उसके बाद उसने क्या किया जानते हो, उसने आया एक एक को समझा। उसने यह भी समझा कि भारत में व्यापार करना आसान है। यहाँ जो मसाले लेकर गया था, मसाले, और बहुत अधिक मात्रा में लेकर गया था, और सोना चांदी भी ले जा रहा था। लोग सोना चांदी मिट्टी के बराबर थे उन लोगों के लिए। और यही चीज क्या होता है, हमारे यात्रियों के जो अदर आते हैं वो भी करते हैं। फिर धीरे धीरे व्यापार हुआ। व्यापार होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी लगने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम धीरे धीरे इन्हें उन्होंने यहाँ पर डेवलप कर दिया। फिर वो क्या करने लगे, शासन व्यवस्था पर थोड़ा हस्तक्षेप करने लगे, क्योंकि अब वो उनके पास पावर आ रहा था धीरे धीरे। उनके पास राइफल थी, हमारे पास नहीं थी। हम भारत वाले अलग अलग टुकड़ियों में विभक्त थे, अलग अलग हमारा क्या था, वो हर एक जगह अलग अलग हमारा देश जो है छोटे छोटे रियासतों में बटा पड़ा था। तो भारत क्या था, बटा हुआ था। इनको मारो ये नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनको मारो ये नहीं बोलेंगे, इस कंडीशन में था। नहीं तो 1857 की क्रांति में ना दोस्त,
वो मार मारते भारत वाले, वो मार मारते, कसम से कह रहे हैं अंग्रेज लोग वहीं भाग जाते हैं। कंडीशन का हो गया कि कुछ जो मिडिल भारत है और कुछ पूर्वी भारत और हल्का फुल्का मिडिल की और यहाँ मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहीं के लोग बकायदे लड़े थे। थोड़ा राजस्थान के क्षेत्र के जितने भी लोग थे साथ नहीं दिए थे, कुछ लोग इनके कहने पर आ गए थे। इस कंडीशन में वो अंग्रेज लोगों को साथ नहीं, भारत का साथ नहीं दिए थे। इस कंडीशन की वजह से हमारा भारत उसमें आजाद नहीं पाया था। नहीं, वो इतना विकराल था, इतना विकराल था कि शायद उसके बाद कोई युद्ध हुआ हो। 1857 की क्रांति आपको सबसे पहले पढ़ना है, लेकिन उसके पहले मैं कहूंगा कि क्या है, व्यापारियों पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये ऐसा होगा, ठीक है। आपको व्यापारी लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, जितने भी दूर दूर से आए थे। उसके बाद आपको 1857 की क्रांति पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा कि गांधी जी जब आते हैं, यानी कि गांधी युग, ठीक है, गांधी जी आते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ये सब मतलब कि अब कूटनीति वाला चाल से अच्छी तरह से खेलते, लाला लाजपत राय होते हैं, ये सब चीजें की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, अलग अलग तरीके, ठीक है। उन्हें कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुई, ठीक है, ये चीजें हुई, स्वतंत्रता आंदोलन हुई। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर हमें 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था, ठीक है। अब इतनी चीजें हमें पढ़ना है आधुनिक भारत में। उसके बाद क्या होता है आपको जानना चाहिए। उसके बाद में हमारा था स्वतंत्रता के बाद का सीजन। क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद। इसमें अभी आपको खैर पढ़ने की आवश्यकता कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि ये कई अदर सब्जेक्टों में आपके लिए लाभकारी हैं। अब इसमें होता क्या है, बात समझिएगा। भारत जो है आजाद हो गया था, लगभग 33 करोड़ जनसंख्या भारत के पास थी, भूखमरी थी, पैसे नहीं थे और संसाधन सभी लूट के ले गए थे वो अंग्रेज लोग। और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उन्हें पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। ये लोग फूट डालो राज करो की नीति लेकर आए थे। मस्जिदों में सुअर काट देते थे, मंदिरों में गाय काट देते थे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता था, यही सब होता था। और आजकल के नेतागण भी यही कर रहे हैं, फूट डालो और अच्छी तरह से हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो, बाकायदे माल उठा ले जाओ। लेकिन इसके मतलब ये नहीं मैं बीजेपी को कर रहा हूँ, ठीक है, ये हर एक लोग कर रहे हैं। दलित है तो अपने लिए कह रहा है मैं दलित का राजा हूँ, जबकि रियलिटी में कुछ नहीं हो भैया, तुम अपने समय के राजा हो, तुम्हें लगना है मैं बड़ी बड़ी कुर्सी में बैठ जाऊँ और फिर यही नाम के आगे तो आप क्या कर रहे हो, इन्हें ढाल बना रहे हो। कोई कह रहा है मैं पंडित का हूँ, कोई कह रहा है मैं ठाकुर का हूँ, सब कहने की चुतियाफा है, जिसे कहते हैं। आपको करना क्या है, जो इलेक्शन का टाइम है, जो सही बंदा हो आपकी नजर से उसी को वोट देना है, ठीक है। ये सब चलिए अलग बात है। स्वतंत्रता के बाद कंडीशन क्या थी कि हमारे जो आर्थिक मंत्री बने उन्होंने आर्थिक नीतियां लाई, ठीक है। कैसे हमें देखिए, उससे जस्ट बाद थोड़ा युद्ध होने लगा, पाकिस्तान से 2-3 बार युद्ध हुआ, साला हार जाता है, मार खाता है, लात खाता है, जूता खाता है, लेकिन फिर चला आता है। एक काम किए भैया हम तो पाकिस्तान से मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा लगा जब गलवान वाला हमला हुआ, वो क्या कहते हैं, वो उरी वाला हमला हुआ था, उसमें हमने कुत्ता पाला था, कुत्ते का नाम रख दिया पाकिस्तान। और जब इच्छा होता है 2 जूता उतारते हैं, उसे मार देते हैं, ठीक है, इच्छा पूरी हो जाती है। क्या कर सकते हैं, वहां जा ही नहीं सकते हम, वरना यूपी वालों को भेज दो, गिरा देंगे उन्हें 15 मिनट के अंदर, ठीक है। ये सब चलिए अलग बातें हैं। उसके बाद क्या होता है, चाइना से युद्ध होता है, 1962 का युद्ध हमारा होता है। उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। उसके बाद कई आर्थिक नीतियां बनती है। 1971 में एक युद्ध होता है जिसमें हम बांग्लादेश जैसे राज्य का देश का उदय देखते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, स्वतंत्रता के बाद आती है, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको पढ़ना है हमें इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब इन्हें हम पढ़ लेंगे एक एक तरफ से, तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो इतिहास है कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और देखिए इन सब चीजों को पढ़ने के लिए ना बहुत आपको ये जो होता है ना फोकस की आवश्यकता होगी। जब आप फोकस बनाए रखोगे ना तो ये सब चीजें बिल्कुल हवा है, हवा जो पुरुषार्थ होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो आशा करता हूँ आपको जो चीजें हैं बिल्कुल समझ में आई होंगी। देखिए पढ़ना कैसे है, एक चीज बहुत जरूरी टॉपिक है, पढ़ते लोग कैसे हैं, इसे पढ़ना कैसे। पहली चीज बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना है मैप के थ्रू, क्रम से, एकदम एग्जैक्ट सुन लो, मैप के थ्रू और मैप से क्रम से, ठीक है। क्रम जैसे कि आपको प्राचीन के अंदर पहले पाषाण काल, ये ठीक है, पाषाण काल, फिर सिंधु, ये सब मैप से कैसे पढ़ना बता रहे हैं। जैसे ये हमारा भारत है, सपोज करो ये हमारा भारत है, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है कि कहाँ क्या है, पाषाण का वो है, सिंधु घाटी है, ये थोड़ा पाकिस्तान की तरफ कुछ भारत में। अगर जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो उस कंडीशन में आप पाओगे कि नहीं यार हमें इसमें ज्यादा याद हो रहा है वैसे की अपेक्षा, ठीक है, जो आप ऐसे पढ़ लेते थे। खैर हिस्ट्री जो है समझने की चक्कर है, रटने की नहीं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। और ज्यादा दिक्कत होती है आप लोग चार्ट बना कर पढ़िए, ठीक है। आप एक दूसरे को डिफाइंड करिए, फिर अंतर डालिए, फिर ये समझिए जो आपको भुला रहा था बार बार
तो उसमें अंतर पकड़िएगा कि है क्या, मैं पढ़ क्या रहा था, मैं समझ क्या रहा था। इस कंडीशन में अपने आप को पाओगे कि आपकी रटी हुई है। तो अगला सब्जेक्ट जो अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा पाषाण काल के ऊपर, ठीक है, स्टोन एज के ऊपर। हम इसके बारे में आपको बाकायदे समझाएंगे, स्टोन एज के ऊपर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस प्रकार से ऐतिहासिक काल, इन सब चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे पाषाण काल के तहत में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत नंबर लेकर आता है, ठीक है। इन चीजों को आप जानते रहिए। आशा करते हैं वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा पहले चीजें, क्योंकि नई चैनल है, आपके सपोर्ट की परम आवश्यक है, ठीक है। इच्छा है आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, दोनों फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल जाएगी, अगर आप बेल आइकन को ऑन करते हो तो, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो पर इसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।